Rahim. In this video, we'll be talking about the functions of cortisol. So, cortisol is produced by the zona fasciculata and the zona reticularis of the adrenal cortex. ठीक है, जो डेली सिक्रीशन होती है आपके पास cortisol की, that is actually 15 milligrams per day. ठीक है, एंड ब्लड में इसका लेवल कितना होता है, दैट इज 12 माइक्रोग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स. ठीक है, अब एक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल आर अगैन मीडिएटेड थ्रू द प्रोटीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बेसिकली कॉर्टिसोल के जितने एक्शंस हैं दे आर रिवर्स टू इंसुलिन एक्शंस. ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल क्या कराएगा कि इट विल एक्चुअली कॉज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, इन द लिवर बाय मोबिलाइजिंग अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज, फॉर एग्जांपल द मसल्स, एंड दैट विल इंक्रीज द एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी जो मैंने अभी बताई है, दैट कॉर्टिसोल एंटागनाइजेस इंसुलिन इफेक्ट्स टू इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर. मतलब लिवर में gluconeogenesis is inhibited by insulin and cortisol is antagonistic to that. How will it increase gluconeogenesis? By mobilizing amino acids from the extrahepatic tissues, mainly from your muscles, and that is going to increase the enzymes that are required to convert amino acids into glucose in the liver cells. ठीक हो गया. इसके अलावा जो सेकेंड एक्शन है दैट इज़ टू डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स. सेल से कहेगा कि भाई आप लोग ग्लूकोज को इतना यूटिलाइज ना करो. ठीक है, अब वो कैसे करेगा, दैट विल बी डन बाय डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH2. ठीक है, NADPH2 ऑक्सीडाइज होकर NAD बनाएगा ना, तो NAD विल एक्चुअली बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, इन ग्लाइकोलाइसिस या इन द यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स. तो वो डिक्रीज कर देगा ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 दैट इज़ नीडेड फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स. तो एक तो वो क्या करेगा कि इट विल डिक्रीज the translocation of glucose transporters GLUT4 to the cell membrane, especially in the skeletal muscle cells. ठीक है, लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, यानी कि देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेसिकली ये एक सेल है और इस सेल ने यूटिलाइज करना होता है ग्लूकोज को. ठीक है, अब ग्लूकोज जो है दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड, रादर इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ दीज ग्लट रिसेप्टर्स. तो हम क्या करते हैं कि इन ग्लट रिसेप्टर्स को ही कम कर देते हैं, ग्लट रिसेप्टर्स का काउंट कम कर देते हैं. दूसरा तरीका उन्होंने क्या कहा है कि टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इनसाइड द सेल सो दैट इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. इसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NADH2, यानी कि आपको NAD चाहिए. ठीक है, तो हम NADH2 को ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देंगे. ठीक हो गया. अच्छा, थर्ड हमारे पास मेथड क्या है, दैट इज़ elevated blood glucose concentration. ठीक है, so we have to increase blood glucose level due to increased gluconeogenesis and decreased glucose utilization. ठीक है, this can even lead to adrenal diabetes. ठीक है, as seen in Cushing syndrome. Now let's talk about the effects of cortisol on the protein metabolism. ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वी हैव स्टडीड दैट द पर्पस वाज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इनसाइड द प्लाज्मा. ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू मोबिलाइज अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज़. ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम योर मसल्स इनटू द ब्लड और इनटू द लिवर, सो दैट अमाइनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे हमने पीछे पढ़ा, दैट वाज अवर प्रीवियस नॉलेज. तो एक तो काम ये वाला हो गया. फिर उसके बाद इट विल इंक्रीज अमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल. ठीक है, ये क्या करता है कि इंक्रीज़ करता है अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को इनसाइड द सेल. ठीक है, और थर्ड ये क्या है कि इट इंक्रीजेज अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू द हेपाटिक सेल्स. ठीक है, फॉर इंक्रीज्ड प्रोटीन इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो सके इनसाइड द लिवर. ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो सके. सो इंक्रीज्ड ब्लड अमाइनो एसिड्स, मतलब ब्लड में बजाय कि वो प्रोटीन्स के लेवल को इंक्रीज़ करे, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द अमाइनो एसिड लेवल इनसाइड द सेल.
ठीक है, एंड इट वोंट लेट इट गो इनटू द एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज, फॉर एग्जांपल इन द मसल्स, रादर वो इन्हांस करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द हेपाटिक सेल्स. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि हेपाटिक सेल्स में क्या होगा, देयर विल बी टू मैकेनिज्म्स. वन, हेपाटिक सेल्स में अमाइनो एसिड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एंड नंबर टू दैट इन द हेपाटिक सेल्स अमाइनो एसिड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है, सो जैसे इंसुलिन था, वो कह रहा था कि भाई अमाइनो एसिड्स दे मूव इन साइड द सेल सो दैट दे कैन लीड टू प्रोटीन सिंथेसिस. बट हियर इट्स जस्ट द रिवर्स, कि हम कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स शुड बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज to the liver so that they can increase gluconeogenesis and increase the amount of plasma proteins. Now let's talk about the effects of cortisol on the fat metabolism. So again, it is going to mobilize fatty acids. It is going to lead to the mobilization of fatty acids from the adipose tissue, because fatty acids cannot be utilized to form triglycerides, as there is no alpha phosphoglyceric acid needed for triglyceride formation, and that is derived from glycolysis. ठीक है, जो अल्फा फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, वो तो आता है आपके पास ग्लाइकोलिसिस से, और ग्लाइकोलिसिस हैज़ ऑलरेडी बिन इनहिबिटेड बाय कॉर्टिसोल. ठीक है, तो अब अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, ठीक है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज, इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ द डेपोजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन दीज सेल्स. ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए ये वाला एंजाइम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और ये वाला एंजाइम आता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से, एंड ग्लाइकोलिसिस इज ऑलरेडी बिन इनहिबिटेड बाय कॉर्टिसोल. सो देयरफॉर, ठीक है, फैटी एसिड्स जो हैं, ठीक है, वो फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में रह जाएंगे. दे वोंट बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, टैग में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. फ्री फैटी एसिड कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज इनसाइड द ब्लड. ठीक है, एंड दीज फैटी एसिड्स विल देन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी. ठीक है, these free fatty acids will be utilized for energy, and sometimes in the process there are other keto acids that are formed. ठीक है, keto acids बन जाते हैं, and that keto acids will lead to the ketosis. So ketosis because of increased conversion of fatty acids, free fatty acids into acetyl CoA. So we have studied the metabolic functions of cortisol. Let's move forward to the non-metabolic functions. Right, so the non-metabolic function is utilized in countering stress and inflammation. Let's talk about stress. Different stresses, trauma, infection, operation, etc., because cortisol secretion which mobilizes amino acids and fatty acids. ठीक है, कोई भी स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो कॉर्टिसोल आपके अमाइनो एसिड्स को और आपके फैटी एसिड्स को मोबिलाइज कराता है. तो भाई अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करके बॉडी को स्ट्रेस में क्या फ़ायदा होगा? भाई सादी सी बात है, अमाइनो एसिड्स मोबिलाइज होंगे या फैटी एसिड्स मोबिलाइज होंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी ना. ठीक है, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स दैट आर नीडेड इन द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, और इसी तरीके से जो फॉर एग्जांपल ट्रॉमा में, ठीक है, अगर डैमेज टिश्यूज़ हैं, ठीक है, सो दे विल एक्चुअली यूटिलाइज दोज मोबिलाइज्ड अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स. ठीक है, दैट विल एक्चुअली रिपेयर द डैमेज्ड एरिया. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी स्ट्रेसफुल सिनेरियोज लाइक ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंटेंस हीट कोल्ड, इंजेक्शन ऑफ नॉरेपिनेफ्रीन, सर्जरी, नेक्रोटिक सब्सटेंसेस बीनीथ द स्किन, रिस्ट्रेनिंग एन एनिमल सो दैट इट कैन नॉट मूव, डिबिलिटेटिंग डिजीजेज. इन ये सारे स्ट्रेसफुल सिनेरियोज हैं. इन स्ट्रेसफुल सिनेरियोज में कॉर्टिसोल रिलीज होता है. कॉर्टिसोल क्या करता है? इट मोबिलाइजेज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. व्हाट इज द significance of mobilizing amino acids and fatty acids in times of stress? That this will actually provide energy which is necessary for the synthesis of new compounds. ठीक है, और ख़ास तौर पर जो अमाइनो एसिड्स की मोबिलाइजेशन से दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स दैट विल रिपेयर द डैमेज्ड एरिया. अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस में दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि जब हम लोग इन द मॉर्निंग टाइम कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाईएस्ट इन आवर बॉडी, बिकॉज मॉर्निंग में, ठीक है, आपके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होता है सो दैट यू कैन काउंटर ऑल द स्ट्रेसफुल सिनेरियोज दैट यू फेस ड्यूरिंग द डे.
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कॉर्टिसोल ने क्या करना है कि जितने भी इन्फ्लेमेशन मीडिएटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको डिक्रीज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, दैट इट विल एक्चुअली स्टेबलाइज योर लाइजोसोमल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ताकि लाइजोसोमल मेम्ब्रेन से लाइजोसोमल एंजाइम्स या लाइजोसोमल प्रोटीलिटिक सब्सटेंसेस रिलीज ना हो जाए। सो दैट इज़ हाउ इट विल प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। नंबर 2, उसमें हमारे पास क्या है, कॉर्टिसोल डिक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, आपकी कैपिलरी परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है ताकि कैपिलरीज में से प्लाज्मा लॉस ना हो। वाइट ब्लड सेल्स डू नॉट माइग्रेट इनटू द इन्फ्लेम्ड एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्टिसोल जो है, ठीक है, दैट डिक्रीजेज बोथ माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स into the inflamed area and phagocytosis of the damaged cells. So it causes phagocytosis of the damaged cells and that decreases both migration of white blood cells into the inflamed area. ठीक है, इसी वजह से अगर कॉर्टिसोल इंजेक्शंस दिए जाएं तो दैट विल लीड टू लिम्फोसाइटोपेनिया। ठीक है, suppressed immunity। ठीक है, suppressed immunity ड्यू टू लिम्फोसाइटोपेनिया, वन ऑफ द मोस्ट मतलब बेसिकली सीन ये होता है कि वन यू ट्रांसप्लांट, अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई अदर ट्रांसप्लांटेशन एंड सम अदर ऑर्गन इज ट्रांसप्लांटेड इनसाइड अ पर्सन's बॉडी, वी गिव इंजेक्शंस ऑफ स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड इंजेक्शंस आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सुप्रेसिंग द इम्यूनिटी। सो इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स दे कॉन्टेन स्टीरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ठीक है, इसी तरह जितनी भी हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स होती हैं, जैसे कि प्रेडनिसोन हो गया, ठीक है, ये क्लोजोल हो गया, मतलब जितनी एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ज़ख़म छाले वगैरह पे लगाने वाली जितनी मेडिसिन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एंटी इन्फ्लेमेटरी बिकॉज दे कॉन्टेन स्टीरॉइड्स और कॉर्टिसोल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने एक बात पढ़ ली कि ये क्या करती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये लाइजोसोमल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करती हैं, कैपिलरी की परमिएबिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स को माइग्रेट नहीं करने देती इनटू द इन्फ्लेम्ड एरिया। इसके अलावा दे सुप्रेस द इम्यून सिस्टम कॉजिंग लिम्फोसाइट प्रोडक्शन टू डिक्रीज मार्कली। ठीक है, इसके अलावा दे इट ऑल्सो ये लिम्फोसाइट्स को रिप्रोडक्शन को किस तरह डिक्रीज़ करती है मार्कली, दैट इज़ बाय सुप्रेसिंग एंटीबॉडीज़ एंड टी सेल्स, प्रिवेंट्स immune reactions that cause inflammation. ठीक है, and it attenuates fever mainly because it induces the release of reduces the release of interleukin 1 from the white blood cells, which is principal excitement to the hypothalamic temperature control system. So let's revise. ठीक है, कोई भी एक इन्फ्लेमेटरी एक जगह है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, तो वहाँ पर इसने कैपिलरी की परमिएबिलिटी को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, कैपिलरी की वेज़ोडाइलेशन को डिक्रीज़ करना है, लिम्फोसाइट रिलीज़ को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, लाइजोसोमल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 के रिलीज़ को ब्लॉक करना है ताकि फीवर सुप्रेस हो सके। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो एक प्राइमरी थिंग है जिसने आपके हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट को रेगुलेट करना होता है, और इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है बाय डिक्रीजिंग द टी सेल रिप्रोडक्शन एंड बाय डिक्रीजिंग द एंटीबॉडी काउंट। इसके अलावा कॉर्टिसोल जो है, इट हैज़ अफेक्ट ऑन एलर्जी। कॉर्टिसोल ब्लॉक्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जो एक्चुअल एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन उसको तो सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो हो ही रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिलीज ऑफ हिस्टामीन, तो इस वजह से एंटी हिस्टामीन से मोस्टली प्रेफर्ड। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं ना एलर्जी के, दे आर ब्लॉक्ड बाय कॉर्टिसोल। ठीक है, और वो कैसे होता है कि ईओसिनोफिल्स जो है ना, ईओसिनोफिल्स, ठीक है ना, वो आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या आईजीई एंटीबॉडीज़ की वजह से ईओसिनोफिल काउंट इंक्रीज़ होता है, दैट लीड्स टू एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये ईओसिनोपीनिया करा देता है, डिक्रीजेज द नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स। ठीक है, लिम्फोसाइटोपीनिया तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो उसने करना है। बट द स्ट्रेंज फैक्टर इज़ दैट, जिसकी रीज़न आई डोंट नो, ठीक है, दैट इज़ कि कॉर्टिसोल की वजह से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। मतलब वैसे तो आपके WBCs एंड ईओसिनोफिल्स, मतलब ओवरऑल WBC काउंट इज़ रिड्यूस्ड, बट द रेड ब्लड सेल काउंट इज़ इंक्रीज्ड।
Cortisol increases the production of red blood cells by mechanisms that are unclear. When excess cortisol is secreted by the adrenal glands, polycythemia often occurs, and conversely, when the adrenal glands secrete no cortisol, anemia often occurs.